चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.3 में हम प्लेन की इक्वेशंस पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले आती है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। अब देखो हमने क्या करना है, इसमें दो टाइप्स की इक्वेशन होती है, एक होती है वेक्टर फॉर्म और एक होती है कार्टेशियन फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म में इसकी इक्वेशन होगी r डॉट एन कैप इक्वल टू डी। ये जो एन कैप है ये है नॉर्मल वेक्टर, मतलब इसको हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर कहेंगे। यूनिट नॉर्मल वेक्टर का मतलब होता है परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, इस एन कैप की वैल्यू होगी एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन। ठीक है, और ये जो डी है ना, इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब मैं इसका ना आपको प्रूफ बताता हूँ। इसका प्रूफ क्या होता है, ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी ना, मैं इसका प्रूफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मान लो एक 3D प्लेन है, ये x, ये y, ये z और ये o। ठीक है, मैं इसमें ना एक प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ। आप किसी भी फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, मुझे ऐसा बनाना आता है इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक 3D प्लेन ले लिया। अब देखो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल वेक्टर बनाऊंगा। नॉर्मल वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर। ये देखो, ये मैंने एक नॉर्मल वेक्टर बना दिया। ये हो गया एन कैप। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं डी। ठीक है, यहाँ पे देखो एन कैप को क्या बोला है, नॉर्मल वेक्टर, और डी क्या बोला है मैंने यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये देखो मैंने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, एक पोजीशन वेक्टर लेते हैं। इस पोजीशन वेक्टर को मैं आर वेक्टर मान रहा हूँ। इस पॉइंट को ए ले लेते हैं और इस पॉइंट को बी ले लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। इसको हमने ज्वाइन किया, ऐसे बना लेते हैं। इसकी डायरेक्शन यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। हम क्या करते हैं, ये ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी, यहाँ पे ना मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर यूज़ करने लगा हूँ। क्या यूज़ करने लगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहता है, ओ बी सेम ऑर्डर, जिनका सेम ऑर्डर है ना, वो देखो इन दोनों का सेम ऑर्डर है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और वो थर्ड साइड के इक्वल होगा जिसका अपोजिट ऑर्डर होता है। ओ ए वेक्टर नहीं, पहले ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर इक्वल टू ओ एन नहीं ओ ए। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले देखो ओ बी वेक्टर क्या है। ओ बी वेक्टर मैंने लिया था आर, पोजीशन वेक्टर है आर। ठीक है, फिर आ जाओ बी ए वेक्टर तो हमें पता नहीं है ना वो क्या है, तो बी ए वेक्टर को हम सेम रखते हैं। अब देखो ओ ए वेक्टर क्या है। ओ ए क्या है, यहाँ पे ओ ए है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और ये नॉर्मल वेक्टर भी है, तो ये कितना हो जाएगा, डी एन कैप। ये तो पता है ना आपको। देखो कैसे आया, ये एन कैप जो था वो था यूनिट वेक्टर इसका। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड था डी था ना डिस्टेंस इसका, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ओ ए निकाल दिया, वो मैं यहाँ डाल रहा हूँ। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, इस बी ए आर को उधर ले जाओ। बी ए वेक्टर आ जाएगा आर माइनस, नहीं पहले डी एन आएगा, डी एन कैप माइनस आर वेक्टर। इसको ले लो फर्स्ट। ठीक है, अब आ जाओ आगे मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो ये जो लाइन है ना बी ए, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, बी ए परपेंडिकुलर है ओ ए के। सिंस ये ना मैं रफ में बता रहा हूँ, आप थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि ये आया कैसे वो बता रहा हूँ मैं। बी ए इज परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है, ये बी ए ओ ए के। ठीक है, अब आपको ये भी पता है अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो। यही होता है ना।
तो अब हम यहाँ पे बी ए की वैल्यू डालते हैं। बी ए की वैल्यू देखो आपके सामने है, डी एन कैप माइनस आर वेक्टर डॉट ओ ए वेक्टर। ओ ए देखो किसके बराबर है, ओ ए मैंने लिखा हुआ है डी एन कैप, ठीक है। इसको इससे करो, ये बनेगा डी स्क्वायर और ये बनेगा डी स्क्वायर और ये बनेगा एन कैप डॉट एन कैप, ये बनेगा ना, और ये बनेगा आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू 0। अब एन कैप इंटू एन कैप क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एन स्क्वायर, और ये एन कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, ये 1 हो गया, ठीक है। डी स्क्वायर माइनस आर डॉट एन कैप इक्वल टू 0। इसको मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ, एक सेकेंड रुकना, ये डी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ था ना, डी यहाँ भी लिखना। देखो मैंने इसको इससे किया और इसको इससे किया, ये डी नहीं लिखा था मैंने, इसको या इस डी स्क्वायर को उधर ले जाओ, इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये माइनस और माइनस कैंसिल, ये डी और डी कैंसिल, तो आर वेक्टर एन कैप इक्वल टू डी। ये देखो मैंने प्रूफ कर दिया, आर डॉट, ये देखो मैंने यहाँ लिखा था ना, तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म प्रूफ होगी, ठीक है। अब हम निकालेंगे कार्टेशियन फॉर्म। तो देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है, प्रूफ नहीं याद रखना, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना है आपने, कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन होती है, पहले एक सेकंड रुक जाओ, ये जो आर वेक्टर है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स, इसका पॉइंट ले रहा हूँ एक्स वाई जेड, ठीक है। और ये जो एन कैप था ना, इसकी मैं एन कैप की डायरेक्शन कोसाइंस ले रहा हूँ एल एम एन, ठीक है, क्योंकि एन कैप है ना, तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस होगी, तो वो हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस डी इक्वल टू 0, वेयर एल एम एन आर दी डायरेक्शन कोसाइंस। किसकी डायरेक्शन कोसाइंस है ये, नॉर्मल वेक्टर की, नॉर्मल वेक्टर की, और डी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अब मैं आपको ना इसका प्रूफ करके देता हूँ, ये भी मैं रफ में कर रहा हूँ, ये प्रूफ करने जा रहा हूँ मैं। इस इक्वेशन को मैं यूज़ करूँगा, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ठीक है। आर को हमने क्या लिया था, ये देखो, आर को लिया था ना हमने एक्स वाई जेड, और एन कैप को लिया था एल एम एन, तो आर वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट, एन कैप को क्या लिया था एल एम एन, तो वो हो जाएगा एन आई प्लस एम जे प्लस एन जेड इक्वल टू डी। अब आप इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट करो, तो ये बनेगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, ठीक है। इस डी को आप इधर भी ला सकते हो, अब यहाँ पे लिखा है माइनस डी, तो आप चाहो तो यहाँ पे माइनस भी रख सकते हो, प्लस भी रख सकते हो, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अगर डी -2 हो जाए तो ये प्लस हो जाएगा, तो आप प्लस भी रख सकते हो, डी भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पहले वाले का, पहले फॉर्मूले का प्रूफ। इसके बाद एक रिमार्क मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले इक्वेशन बताई, देखो अभी आपने पढ़ी ना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ठीक है। एन कैप होता था वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये जो एन कैप होता था ये होता था यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो आर डॉट, अगर मैं एन कैप की जगह सिर्फ एन वेक्टर रख दूँ और इक्वल टू डी कर दूँ, तो ये भी इक्वेशन ऑफ, ये भी कौन सी फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। लेकिन इसमें ना एक चीज़ है, वो क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। ये भी इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म की है और ये भी नॉर्मल फॉर्म की है, लेकिन ये जो एन वेक्टर है ना, ये सिंपल नॉर्मल वेक्टर है। एन क्या है, नॉर्मल वेक्टर, और ये जो एन कैप है ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। दोनों में ये फ़र्क है,
उसके बाद ये जो डी था ये था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यही मैंने आपको बताया ना। ये जो इसमें डी है ना ये सिंपल स्केलर है, स्केलर मतलब कांस्टेंट, ठीक है, ये फ़र्क है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और ये सिंपल स्केलर, ठीक है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, अगर मान लो देखो एन कैप क्या होता है, एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन, अगर मैं इसको एन वेक्टर ये मैग्नीट्यूड ऑफ एन से डिवाइड करूं और यहाँ भी दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, तो उस केस में ये बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ आई मेरी बात, क्या फ़र्क है दोनों में, क्योंकि बच्चों को ना पता ही नहीं चलता कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, वो कंफ्यूज ही रहते हैं, पूरे एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी कंफ्यूज ही रहेंगे फ़र्क क्या है। तो अब याद रखना, अगर सिर्फ एन वेक्टर लिखा है तो वो नॉर्मल वेक्टर और डी स्केलर, अगर एन कैप लिखा है तो वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर और डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अच्छा आपने भी कार्टेशियन फॉर्म पढ़ी ना, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये एल एम एन क्या थी, ये एल एम एन थी डायरेक्शन कोसाइंस, यही थी ना। अगर मैं एल एम एन की जगह ए बी सी कर दूँ, क्या कर दूँ ए बी सी, तो उस केस में ये ए बी सी, ये जो ए बी सी होती है ये डायरेक्शन रेशियो हो जाती हैं, आर दी डायरेक्शन रेशियोज किसकी, ऑफ नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। ये फ़र्क होता है दोनों में। अगर मान लो, अगर चलो इसको भी इतना रहने दो, अगर आपको फिर भी करना है मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। देखो अगर आपके पास एल बेसिकली होता क्या है, अगर मेरे पास डायरेक्शन रेशियो ए बी सी दी है तो मेरे को ये डायरेक्शन रेशियोज है, अगर मेरे को इसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है तो एल होता है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होता है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब के नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। अभी ये सिंपल डी जो है ना वो कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, यहाँ भी डिवाइड करना है, सबके नीचे डिवाइड करना है, ठीक है, यहाँ भी कर दिया। ये जो बन गया ना ये होता है बेसिकली एल, ये होता है एम, एल एक्स, ये एम हो गया, और जो सी के नीचे डिवाइड किया वो एन जेड हो गया, और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, याद रखना, ठीक है। ये फ़र्क होता है दोनों में। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद सेकंड इक्वेशन। सेकंड है हमारे पास फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड नॉर्मल टू अ वेक्टर। देखो सबसे पहले हम इक्वेशंस लिखते हैं, फिर इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको आपको इसका लास्ट वाले का प्रूफ कराऊंगा, सेकंड वाले का, इसके बाद मैं डायरेक्टली लिख दूंगा सारे फॉर्मूलेस और आप प्रूफ खुद भी कर सकते हो, आपकी एनसीईआरटी में सबके प्रूफ दिए हुए हैं। देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट है और एक नॉर्मल टू ए वेक्टर है, तो देखो उस केस में इक्वेशन होती है आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, वेयर ये जो मैंने ए आर वेक्टर है ना ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर जो होता है ना वो होता है पॉइंट, ठीक है, और ये जो एन वेक्टर है ये होता है नॉर्मल वेक्टर, क्या होता है नॉर्मल वेक्टर। अब इसका ना प्रूफ देखो, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, एक प्लेन ले लेते हैं एक्स वाई जेड ओ, मैं एक प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ इसके अंदर, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो मैंने एक प्लेन ड्रॉ कर दिया, सबसे पहले मैं लूँगा एक पोजीशन वेक्टर आर, या एक काम करो सबसे पहले ना नॉर्मल वेक्टर बना लो, नॉर्मल वेक्टर मतलब एक परपेंडिकुलर वेक्टर, तो देखो ये मैं बना रहा हूँ एक परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है, इसका नाम रख रहा हूँ मैं एन कैप, ये मैंने बना दिया परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, एक लो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, इसको मैंने आर मान लिया, और एक लो ए, ठीक है, ये आ गया हमारा ए वेक्टर, इस पॉइंट को ए रख लो, इसको बी रख लो और इनको ज्वाइन कर दो, इसकी डायरेक्शन यहाँ से होगी। ये ना अच्छी नहीं बनी ना डायग्राम, इसको ना मैं दोबारा से ना अच्छे से बनाता हूँ,
सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे एक प्लेन बनाते हैं पहले, थोड़ी बड़ी बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक पोजीशन वेक्टर ले रहा हूँ आर और एक पॉइंट ले रहा हूँ ए। इसको ए रखो, इसको बी रखो और इसको ओ रखो। इसकी डायरेक्शन यहाँ से और यहाँ से, और इनको ज्वाइन करो, इनकी डायरेक्शन यहाँ से। और यहाँ से एक मैं नॉर्मल वेक्टर बना रहा हूँ एन कैप, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन यहाँ से रख लेते हैं और ये एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ना इस ट्रायंगल में ना ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर लगाओ। इन ट्रायंगल ए ओ बी क्या होगा, देखो कौन सी, ये दोनों सेम ऑर्डर में है तो इन दोनों को प्लस कर लो, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। यहाँ पे ओ ए की वैल्यू डालो। ओ ए देखो क्या, ए वेक्टर, ए बी तो हमें पता नहीं है तो उसको वैसे ही रखते हैं। और ओ बी वेक्टर देखो क्या, आर वेक्टर। तो ए बी वेक्टर आ जाएगा, ए को उधर ले जाओ, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो ए बी है, ये आपको ए बी दिख रहा है ना, ये इस नॉर्मल वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं तो ये दोनों परपेंडिकुलर बन जाएंगे। सिंस ए बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू यूनिट वेक्टर एन कैप, तो क्या होगा, ये एन कैप नहीं एन वेक्टर रखो, एन वेक्टर, ठीक है। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। तो ए बी की वैल्यू देखो क्या, आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। देखो यही प्रूफ करना था, हो गया हमारा ये प्रूफ। आपको प्रूफ नहीं याद रखना, आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ याद रखनी है। अगर आपको बोला होगा इक्वेशन निकालो प्लेन की और वो इस पॉइंट से पास कर रहा है और नॉर्मल है इस वेक्टर के, तो आपने सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है, क्या, एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। इसके बाद आती है इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, ये जो ए वेक्टर मैंने पॉइंट लिया था इसको मैं ले लेता हूँ x1 y1 z1, और ये जो r लिया था मैंने पोजीशन वेक्टर, इसको ले लेते हैं x y z, और ये जो n वेक्टर लिया था नॉर्मल वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर, इसकी डायरेक्शन रेशियोज ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो इक्वेशन बनेगी a इंटू एक्स माइनस एक्स1 प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0, वेयर ये x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट, और ए बी सी क्या होगी, ए बी सी आर दी डायरेक्शन रेशियोज। किसकी डायरेक्शन रेशियोज, ऑफ नॉर्मल वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। अब हम इस वाले का भी प्रूफ कर लेते हैं। तो ये वाली इक्वेशन यूज करके मैं प्रूफ करूंगा आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर। तो देखो मैं ये यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ इसका रफ में। सबसे पहले हमने आर को देखो क्या लिया था, आर वेक्टर को हमने लिया एक्स वाई जेड, तो मैं आर वेक्टर को लिख रहा हूँ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस ए वेक्टर को हमने क्या लिया, x1 y1 z1, तो ये हो जाएगा x1 i y1 j z1 k डॉट एन वेक्टर देखो क्या, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। हमने इसको इक्वल टू 0, इसको हमने ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ आपने प्रूफ नहीं याद रखने हैं, आपने सिर्फ इक्वेशंस याद रखनी है। इन दोनों में आई कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस x1, फिर इन दोनों में j कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा y माइनस y1, माइनस सबके साथ लगता जाएगा, फिर इन दोनों में k कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा z माइनस z1 के डॉट ये आ जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल टू 0। अब क्या करो, आई वाले को आई के साथ, आई डॉट आई 1 होता है, तो क्या बचेगा a इंटू एक्स माइनस एक्स वन,
फिर जे को जे के साथ, जे डॉट जे 1 होता है तो बचेगा बी वाई माइनस वाई 1। इसी तरह के को के साथ, के डॉट के 1 होता है, बचेगा सी जेड माइनस जेड 1। तो देखो इसका भी मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब मैं बाकी जितने भी फॉर्मूलेज बचे हैं ना, इसके बाद 6 और बचे हैं, तो उन 6 को मैं डायरेक्टली लिखूंगा। प्रूफ आप किसी का भी खुद इसी वे में किसी का भी कर सकते हो। थर्ड इक्वेशन आती है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर तो आपको पता है ना, जो एक ही लाइन पे लाई करें उनको कोलिनियर कहते हैं। तो नॉन कोलिनियर हो गए जो एक प्लेन है, मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट को ए मान लो, इसको बी और इसको सी। तो इसकी इक्वेशन होती है इन वेक्टर फॉर्म, आर माइनस ए वेक्टर डॉट बी माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0, वेयर ये जो ए बी सी लिखे मैंने, ये क्या है, 3 पॉइंट्स। तो अब आपको याद रखना है, जब भी आपके पास 3 पॉइंट्स की प्लेन की इक्वेशन पूछी होगी तो आपको ये इक्वेशन यूज करनी है। ठीक है, ये होती होगी वेक्टर फॉर्म। इसी तरह आती है इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, मान लो ये वेक्टर है ए, इसके पॉइंट है x1 y1 z1, और ये बी वेक्टर है, इसका पॉइंट है x2 y2 z2, और ये c x3 y3 z3। तो उस केस में आपने एक डिटर्मिनेंट बनाना है, यहाँ पे लिखना है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। ये आपको 3 पॉइंट की, जब 3 पॉइंट्स दिए होंगे, कार्टेशियन फॉर्म पूछी होगी, तो ये लगाना है फॉर्मूला, वेयर x1 y1 z1 क्या, ये तीनों पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्मूला। देख लो एक बार, फिर मैं फोर्थ शुरू करता हूं। नेक्स्ट इक्वेशन आती है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो ये होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ये देखो ये हमारा प्लेन है x y z o, ये डिस्टेंस a होता है, इस पॉइंट को कहते हैं a 0 0। ठीक है, ये पॉइंट होता है, ये डिस्टेंस b होता है, इस पॉइंट को कहते हैं b0 b0, और ये डिस्टेंस c होता है, तो इस पॉइंट को कहते हैं 0 0 c। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दो तो ये बन जाता है हमारे पास एक प्लेन। तो वेयर देखो यहाँ पे कौन कट कर रहा है, ए कट कर रहा है x को, तो a को कहते हैं यहाँ पे a को x इंटरसेप्ट, क्या कहते हैं, x इंटरसेप्ट। b हो गया y इंटरसेप्ट, और c हो जाता है z इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट पूछी होगी तो आपने ये यूज करनी है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ भी फॉर्मूला। अब हमारा आएगा नेक्स्ट फिफ्थ आता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन्स। देखो क्या कह रहा है, हमारे पास 2 गिवन प्लेन्स दिए होंगे, उनके बीच का इंटरसेक्शन की प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। मान लो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ठीक है, और ये दूसरा प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ऐसी मैं बना रहा हूँ रफली। तो ये जो आपको प्लेन दिख रहा है ना, इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, इस प्लेन की इक्वेशन मैंने आपको नॉर्मल फॉर्म की बताई थी, r डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। इसको n1 n2 कर d1 कर लो,
और इस वाले प्लेन की दी होगी r डॉट n2 इक्वल टू d2। ठीक है, ये दोनों हमारे पास गिवन होगा, याद रखो ये दोनों क्या दी होंगी, गिवन। तो हमने क्या करना है, इनकी वेक्टर फॉर्म कैसे निकालनी है, आपने लिखना है r डॉट, इन दोनों को ना प्लस कर देना है n1 और इनके साथ कांस्टेंट लगा के प्लस लेमडा टाइम्स n2, फिर इन दोनों को प्लस कर देना है इनके साथ कांस्टेंट लगा के लेमडा, वेयर लेमडा क्या है, लेमडा बी एनी स्केलर या कांस्टेंट कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, ये होगी वेक्टर फॉर्म। अच्छा, अब अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, इसकी कार्टेशियन फॉर्म होगी a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1। ये मैंने आपको बताया था ना कार्टेशियन फॉर्म्स, और इस प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म होगी ये। ठीक है, अब मान लो आपने ये जो इंटरसेक्ट किया दोनों का प्लेन, उसकी इक्वेशन निकालनी है, तो वो कैसे निकालते हैं, इन कार्टेशियन फॉर्म। इस टॉपिक से ना 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखो आपने क्या करना है, ये प्लेन और ये प्लेन दोनों को ऐड कर देना है लैम्डा लगा के। देखो मैं पहला वाला प्लेन लिख रहा हूँ, ये पहला प्लेन लिखा, फिर लैम्डा टाइम्स ये दूसरा वाला, तो इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो मैं जब भी कोई अगला आगे क्वेश्चन करूंगा, मैं उसमें ना कार्टेशियन फॉर्म ही यूज़ करूंगा। तो याद रखो, जब भी दो प्लेन की इंटरसेक्शन निकालनी है, पहली इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी इक्वेशन और इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा 5th भी। अब रह गए 3 और। 6th आता है हमारे पास एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अगर दो प्लेन्स दिए होंगे तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। देखो ये पहला प्लेन हमारे पास गिवन दिया होगा, ठीक है, ये पहला प्लेन और ये दूसरा प्लेन की इक्वेशन, ये दोनों हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगी। तो हमें एंगल कैसे निकालना है, cos थीटा इक्वल टू n1 और n2 का दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना है और नीचे इनका मैग्नीट्यूड। सिर्फ आपको इतनी सी चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ये तो होगी वेक्टर फॉर्म। इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में भी हमारे पास दो प्लेन की इक्वेशंस दी होंगी। ये पहला प्लेन दिया होगा हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, ये पहला प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी। फिर दूसरे प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ये गिवन दी होगी। तो आपने एंगल निकालने का फॉर्मूला लगाना है cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ठीक है, और अपॉन में इनका स्क्वायर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद एक दो रिमार्क्स याद रखना। इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों प्लेन्स क्या हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं, उस केस में cos थीटा हो जाएगा 90, cos 90 0, तो ये सारा उधर चला जाएगा। तो आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे अगर ये दोनों प्लेन्स पैरेलल हो जाएं, इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल, तो उस केस में हमने फॉर्मूला याद रखना है। उसमें क्या होगा, ये दोनों की जो डायरेक्शन रेशियोज है ना वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये हो गया हमारा 6th फॉर्मूला भी। अब इसके बाद बचा 7th और 8th। सेवन्थ आता है हमारे पास एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। हमें एंगल निकालना है लाइन और प्लेन के बीच में। तो देखो कैसे करेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले लाइन की इक्वेशन तो आपको पता है ना, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ये होती है लाइन। और प्लेन की इक्वेशन होती है आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। ये दोनों इक्वेशनें हमें दी होंगी,
हमें उनके बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन इन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अगर आपको पूछा होगा लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालो। इसी तरह इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। ये होगी लाइन की इक्वेशन, ये दी होगी क्वेश्चन में। और प्लेन की इक्वेशन अभी मैंने आपको पढ़ाई है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। ये किसकी इक्वेशन आ गई, प्लेन की। तो इसमें साइन फॉर्मूला बनता है साइन थीटा इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन अंडर रूट, इन तीनों का हमने स्क्वायर करना है, ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू फिर ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर सी टू स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ रिमार्क्स, इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल, नहीं इसमें प्लेन थोड़ा है, इफ लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन पढ़ रहे हैं ना, अगर लाइन और प्लेन दोनों पैरेलल हो जाए, पैरेलल में कितना एंगल बनता है, पैरेलल में एंगल बनता है 0 डिग्री, है ना। तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0, तो ये पूरा उधर चला जाएगा। तो आ जाएगा ए वन अपॉन ए वन इंटू ए टू। आपने एक चीज़ नोट की कि अगर मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया था ना अभी, इफ़ टू, अब यहाँ ध्यान देना, इफ़ टू प्लेन्स आर पैरेलल, तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। और परपेंडिकुलर के केस में ये कंडीशन होती थी, तो इस केस में देखो पैरेलल में ये कंडीशन आ गई है। तो आपने याद रखना है कि अगर पैरेलल है, लाइन और प्लेन पैरेलल है, तो ये कंडीशन, अगर लाइन और लाइन पैरेलल है तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। अगर लाइन और लाइन पैरेलल है तो ये केस, अगर प्लेन और प्लेन पैरेलल है तो भी ये केस, अगर लाइन और प्लेन पैरेलल है तो ये केस, ठीक है। ये बड़े काम आने वाले हैं आगे जाके। उसके बाद सेकंड, इफ लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर, तो उस केस में उल्टा हो जाएगा। इस केस में आ जाएगा ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो आप देखो दोनों में फ़र्क क्या है, देखो दोनों में फ़र्क, इन दोनों पे ध्यान दो। अगर परपेंडिकुलर है तो इसमें ये आ रहा है, और अगर पैरेलल है, देखो दोनों में उल्टा आ रहा है ना। तो आपने ध्यान रखना, अगर दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन, अगर प्लेन और लाइन परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन, अगर पैरेलल है दो प्लेन्स तो ये कंडीशन, अगर लाइन और प्लेन पैरेलल है तो ये कंडीशन, ठीक है। ये सब यूज़ होने वाली हैं। तो ये हो गए हमारे 7, और लास्ट हमारा बचा अब 8। नेक्स्ट 8th है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। देखो मान लो कोई एक ये प्लेन है इस टाइप में, ठीक है, ये हमारे पास प्लेन दिया हुआ है। इस प्लेन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इस प्लेन के ऊपर। मेरे को इसकी लेंथ निकालनी है, ए बी की क्या निकालनी है, लेंथ। और ये पॉइंट है मेरे पास x1 y1 z1। तो कैसे निकालते हैं, ए बी की लेंथ कह लो या इसको डिस्टेंस कह लो, कुछ भी कह सकते हो। तो आपने पहले मॉड का साइन डालना है। ये जो पॉइंट है ना x1 y1 z1, वो यहाँ रिप्लेस करना है। x की जगह x1, y की जगह y1 और z की जगह z1 प्लस d अपॉन, और डिवाइड में आपको क्या लिखना है, अंडर रूट इन तीनों का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। जब भी आपके पास पॉइंट दिया होगा और
प्लेन दिया होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा, तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये हो गया हमारे टॉपिक आज ख़त्म। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.3। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया z इक्वल टू 2। अब एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। हमें निकालनी है डायरेक्शन कोसाइंस किसकी, नॉर्मल वेक्टर की, और निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अब मैंने आपको इक्वेशन ये बताई थी ना स्टार्टिंग में नॉर्मल फॉर्म की, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, इधर लिखो कि इधर लिखो एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये जो ए बी सी होती हैं ये होती हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को ना, इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, 0x प्लस 0y प्लस 1z इक्वल टू 2। देखो 0x तो 0 ही हो जाएंगे, 1 इंटू जेड z इक्वल टू 2, तो लिख सकते हैं ना ऐसा। अब हम निकाल इसकी डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो ये जो ए बी सी लिखा ना मैंने, यही डायरेक्शन रेशियोज होती हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगी 0 0 1। ठीक है, अब हमें निकालनी है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो क्या करना है आपने, यहाँ पे लिखना है 0 अपॉन इन सब का स्क्वायर कर देना। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पे भी 0, ये वाला लिखा मैंने, और फिर ये 1 अपॉन 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेना 0 0 1। ये आ गई हमारी डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बोला है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखो क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन में हमें क्या करना है, जो हमारे पास कांस्टेंट दिया हुआ है ना, जैसे ये 2, तो यहाँ लिखना है 2 अपॉन इन सब के नीचे यही कर देना है जो यहाँ किया, 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। ये बेसिकली पता है क्या कर रहा हूँ मैं, इन सब के नीचे मैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करूँ, यहाँ भी और यहाँ भी करना पड़ेगा ना। तो ये बन जाती है डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। तो वही यहाँ मैंने भी यहाँ किया। इसी तरह अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज लिखो, इसकी क्या होंगी, 1 1 1, इनके कोफिशिएंट 1 1 है ना, देखो है ना 1 1। तो अब हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, 1 अपॉन इन तीनों का स्क्वायर कर देना। फिर यहाँ पे भी अब ये लिखना है, फिर इन तीनों का स्क्वायर, फिर ये वाला 1 लिखना है और इन तीनों का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3। ठीक है, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। उसमें भी आपको यही सेम करना है। यहाँ पे देखो कांस्टेंट दिया हुआ है ना 1, तो उनके नीचे भी आपको यही लिखना है 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, वो भी हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5। तो हम इसमें सबसे पहले निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज। वो क्या होगी, 2 3 माइनस 1। ठीक है, फिर हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, वो होगा 2 अपॉन इन तीनों का स्क्वायर कर देना है, फिर 3 अपॉन इन तीनों का स्क्वायर, और फिर -1 अपॉन 2 स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 4 प्लस 9 प्लस 1 14, फिर इधर भी 14 और इधर भी 14। ठीक है, फिर हमें निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन।
उसके लिए क्या करना है, आपको ये लेना है डिस्टेंस और इसके नीचे भी यही लगा देना, एक्सक्यूज मी, यही सेम लगा देना है, यहाँ भी आ जाएगा 5/√14। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब आ जाओ लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, 5y + 8। तो सबसे पहला काम करो, इस 8 को ना हम उधर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये जो ax + by + cz + d होता है ना, ये d जो होता है ना, ये डिस्टेंस होता है। तो अगर मैं 8 को उस तरफ लेके चला गया तो ये 8 तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस 5y को उधर लेके जाते हैं, 8 = -5y। तो y यहाँ से आ जाएगा, 5 को इसके नीचे, -5 = 8/5। ठीक है, अब मैं इसको लिख रहा हूँ 0x - 1y + 0z = 8/5। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगी, 0 - 1 0। तो डायरेक्शन कोसाइंस वही करना है, 0/√, ये सब करोगे वो 0 ही आएगा। फिर -1 ऐसे कर लेना, 0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी -1/, यही सेम लिखना है, -1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी 0/0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। तो वो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगी 0 - 1 0। ठीक है, फिर 0 - 1 0। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस d, वो क्या होगा, 8/5 और इसके नीचे भी √, 0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। तो वो 8/5 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। हमारे पास इक्वेशन दी है r.i + j - k = 2। हमें इसकी क्या निकालनी है, कार्टेशियन इक्वेशन। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले r की वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे, xi + yj + zk डॉट i + j - k। ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन दी है, वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो, i.i 1 होता है तो पीछे बचेगा x, j.j 1 होता है पीछे बचेगा y, और k.k 1 होता है तो पीछे बचेगा z × -1 - z। तो ये आ गई हमारी कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट भी हमने इसी वे में करना है जैसे ये किया। r की वैल्यू xi + yj + zk डॉट इसकी वैल्यू 2i + 3j - 4k = 1। अब इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट करो, ये बनेगा 2x + 3y - 4z = 1। तो ये आ गई हमारी कार्टेशियन इक्वेशन। अब इसी तरह हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में भी r की वैल्यू डालो, xi + yj + zk डॉट, ये सेम लिख दो सारा, +3 - tj 2s + tk = 15। ठीक है, अब इनके बीच का भी डॉट प्रोडक्ट करो, क्या आएगा ये डॉट प्रोडक्ट करके, x को i के साथ i.i 1 हो जाएगा तो पीछे बचेगा x × s - 2t। तो s - 2t पहले लिख रहा हूँ, x बाद में। अब j को j के साथ j.j 1 तो पीछे बचेगा y × 3 - t। तो 3 - t पहले लिख रहा हूँ। फिर k को k के साथ k.k 1 तो ये बचेगा z × ये। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन दी फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। और हमारे पास प्लेन दिया हुआ है 2x + 3y + 4z - 12 = 0। अब ना ध्यान से समझना,
सबसे पहले ना मैं ये प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं फिर क्वेश्चन समझाता हूँ है क्या क्वेश्चन। मान लो ये प्लेन है हमारे पास 2x + 3y + 4z - 12 = 0। ठीक है, अब देखो ये कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। मान लो ये पॉइंट है ओरिजिन, इसको नाम रखते हैं 0 0 0। ठीक है, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, हमें ये मान लो m है, हमें m फाइंड करना है। इसने क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो यही फुट है ना, तो हमें ये निकालना है m। क्या निकालना है, m। ठीक है, तो m के हम वर्टिसेस रख लेते हैं x y z। ठीक है, तो देखो इसमें ना मैं फर्स्ट पार्ट में पूरी लैंग्वेज लिख देता हूँ, लेकिन जो बाकी पार्ट है ना उसमें मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली करूंगा। ठीक है, लेट m बी दी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ क्या करना है, मैं आपको पहले रफली बताता हूँ। हम ना ये OM आपको क्या दिख रही है, ये OM एक लाइन है ना लाइन, तो मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालूंगा। अब आपको पता है लाइन की इक्वेशन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन होती है ये आपने सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ी है, यही होती है ना लाइन की इक्वेशन। x1 y1 z1 जो है ना वो है 0 0 0, तो मतलब ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, है ना। अब रह गया ABC। ABC क्या होंगे, देखो ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अभी मैंने आपको ना एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन पढ़ाया है ना, तो मैंने बताया था अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो क्या हो जाता है, उस केस में A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इसका मतलब होता है कि जो डायरेक्शन रेशियो इसकी है ना वो इसकी हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 3 4, तो इसकी भी डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगी 2 3 4, मतलब ABC हो जाएगा 2 3 4। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, इसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ। अब मैं दोबारा बताता हूँ, सबसे पहले ये प्लेन लिखो, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन वो दिया हमारे पास 2x + 3y + 4z - 12 = 0। इसको लो फर्स्ट। ठीक है, अब ध्यान से समझते जाना, इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन फर्स्ट, इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगी 2 3 4। ठीक है, अब ये प्लेन इसके, ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, सिंस line OM is perpendicular to plane first, है ना। तो जो डायरेक्शन रेशियो याद रखो, अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो दोनों की डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाती है, तो लाइन की डायरेक्शन रेशियो भी क्या हो जाएगी 2 3 4, क्या हो जाएगी 2 3 4। अब हम निकालेंगे इक्वेशन किसकी, OM की। लेट द इक्वेशन ऑफ OM वो क्या होगी, x - x1/a y - y1 b z - z1/c, यही होती है ना। अब x1 y1 z1 मैंने आपको क्या बताया था, ये पॉइंट होता है x1 y1 z1, x1 y1 z1 हो गया पॉइंट, तो OM पे पॉइंट है 0 0 0, तो मैंने x1 y1 z1 की वैल्यू डाल दी। अब आ जाओ ABC होती है डायरेक्शन रेशियोज, तो डायरेक्शन रेशियो देखो OM की क्या है 2 3 4, वो यहाँ लिख दो। ठीक है, अब आप इसको इक्वल टू लैम्डा लिखो। ठीक है, इसको भूल जाओ, इस सबको भूल जाओ, इसको छोड़ दो। आपको देखो x क्या दिख रहा है, x दिख रहा है ना 2 लैम्डा। अगर मैं इस 2 को इधर ले जाऊँ, यहाँ देखो इसको छोड़ रहा हूँ मैं, तो x कितना हो जाएगा 2 लैम्डा, है ना। इसी तरह अब इसको छोड़ दो, इसको और इसको कंपेयर करना। ठीक है, ये मैं इसको छुपा रहा हूँ, तो y3 को उस तरफ ले जाओ, y कितना हो जाएगा 3 लैम्डा। अब आप इसको और इसको कंपेयर करो, इन सबको भूल जाओ, तो ये कितना हो जाएगा z हो जाएगा 4 लैम्डा। ठीक है, हमें निकालना है m पॉइंट। क्या निकालना है m पॉइंट, मतलब हमें निकालना है x y z।
देखो एक्स वाई जेड तो निकल गया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई, इसको लो पूरे को सेकंड, एक्स वाई जेड की वैल्यू डालेंगे फर्स्ट में, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी, लैम्डा की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, तो देखो सेकंड की वैल्यू हम किस में डाल रहे हैं, फर्स्ट में। तो आपके पास है सबसे पहले 2x, एक्स की जगह 2 लैम्डा, फिर 3y प्लस 4z, y की जगह 3 लैम्डा, फिर 4z, z की जगह 4 लैम्डा और -12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 4 लैम्डा 9 लैम्डा, ये लैम्डा है यार, 16 लैम्डा -12 इक्वल टू 0। इस 12 को इधर ले आओ और इनको प्लस करो, 13 प्लस 16 29 लैम्डा इक्वल टू 12। तो लैम्डा आ जाएगा 12/29। अब आपने लैम्डा की वैल्यू यहाँ डालनी है, 2 इंटू 12/29 24/29। फिर y की वैल्यू यहाँ डालनी है लैम्डा की, 12 इंटू 3 36/29। फिर यहाँ डालनी है z की वैल्यू 4 इंटू 12 48/29। तो हेंस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाएगा m 24/29 36/29 और 48/29। ठीक है, अब बाकी जो 3 पार्ट है ना, तो मैं आपको वो शॉर्ट में बताऊंगा। आपको एक पार्ट तो समझ आ गया ना, तो बाकी पार्ट मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। तो सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया ना, अब मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, लेकिन आपने पेपर में लैंग्वेज लिखनी है, लैंग्वेज के नंबर होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली पेपर में आप सॉल्व करके नहीं आ सकते। तो यहाँ पे पॉइंट था ओरिजिन, तो ये हो जाएगा m। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप लिखो, इसको मैं लिख रहा हूँ 0x 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगी 0 3 4। अब मैं डायरेक्टली करूँगा। ठीक है, इसकी भी 0 3 4 हो जाएगी। आपको पता है क्यों, क्योंकि मैंने पहले वाले पार्ट में बताया हुआ है। अब लाइन OM की इक्वेशन ऑफ OM क्या फॉर्मूला बनेगा, x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 3, z माइनस 0 अपॉन 4 और इसको इक्वल टू लैम्डा करो। अब इसको छोड़ दो, इनको भूल जाओ दोनों को। x देखो कितना आएगा, ये 0 इधर चला जाएगा ना, आपको सिर्फ इसको कंपेयर करना है। तो x आएगा 0 लैम्डा, वो 0 हो गया। अब इसको भूल जाओ, इसको और इसको कंपेयर करो, 3 इधर चला जाएगा। मतलब मैं ऐसा करता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रही देखो, इसको ना मैं इधर लेके जाता हूँ, तो y हो जाता है 3 लैम्डा। इसी तरह z आ जाएगा 4 लैम्डा। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यूज़ आपको इसमें डालनी है। ठीक है, यहाँ पे x तो नहीं है, सिर्फ y और z की वैल्यू डाल दो। 3y, y की वैल्यू 3 लैम्डा, फिर 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे z की वैल्यू 4 लैम्डा और 6। इसको सॉल्व करो, 9 प्लस 16 25 लैम्डा इक्वल टू 6, लैम्डा इक्वल टू 6/25। तो m आ जाएगा पहला 0, यहाँ पे डालो लैम्डा की वैल्यू 3 इंटू 6 18/25 और यहाँ पे 4 लैम्डा की वैल्यू 4 इंटू 6 24/25। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। ऐसे ही मैं जल्दी से थर्ड और फोर्थ भी निकाल देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो ये प्लेन ले लो, ये ओरिजिन ले लो और ये OM ले लो। ठीक है, इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या होगी, 1 1 1 है यहाँ पे, तो इसकी भी 1 1 1 हो जाएगी। इक्वेशन निकालो, x माइनस 0 अपॉन 1, वाई माइनस 0 अपॉन 1, z माइनस 0 अपॉन 1। इसको कंपेयर करो, x हो गया लैम्डा, y हो जाएगा लैम्डा और z हो जाएगा लैम्डा।
अब ये तीनों वैल्यूज इसमें डालो, लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा, तो ये बनेगा 3 लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 1/3। तो m आ जाएगा, यहाँ पे x की लैम्डा की वैल्यू 1/3, x हो गया 1/3, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 1/3। तो ये हो गया हमारा फोर्थ का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब हम लास्ट पार्ट करेंगे, फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का लास्ट पार्ट है 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे लिख दो, 0x प्लस 5y प्लस 0z प्लस 8 इक्वल टू 0। ये बनाओ प्लेन, ठीक है, और यहाँ पे एक ओरिजिन बनाओ और यहाँ से m, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगी, 0 5 0, तो इसकी भी 0 5 0। निकालो इक्वेशन, इक्वेशन किसकी निकाल रहे हैं, OM की। x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 5, z माइनस 0 अपॉन 0, इसको इक्वल टू लैम्डा करो। तो इसको कंपेयर करो, इसको, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 लैम्डा 0, y हो जाएगा 5 लैम्डा और z हो जाएगा 0 लैम्डा 0, ठीक है। अब क्या करो, ये वैल्यूज इसमें डालो फर्स्ट में, सिर्फ आपको y की वैल्यू डालनी है बस, 5 इंटू 5 लैम्डा प्लस 8 इक्वल टू 0। तो लैम्डा आ जाएगा -8/25। तो हेंस m आ गया 0, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डालो, 5 8 ज़ा 40 अपॉन 25, फिर z की वैल्यू 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इसको ना काट लेना, ये 5 के टेबल से कटेगा 8 और 5, तो 0 - 8/5 0। तो ये आया कंप्लीट आंसर।